Good morning, my dear students. So, we are going to explain the next topic, interlinking production across countries. Okay. लास्ट टाइम आपने जाना था कि प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़ कैसे होता है, तो आपने एमएनसीज़ को जाना, आपने जाना कि किसी चीज़ का डिज़ाइन कहाँ हो रहा है, फिर मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है, फिर उसकी असेंबलिंग कहाँ हो रही है, उसके बाद उसको पूरी दुनिया में सोल्ड आउट किया जा रहा है और उसकी कस्टमर सर्विस के लिए इंडिया का यूज़ हो रहा है। तो एक मल्टीनेशनल कंपनी मल्टी वेज से दुनिया के अलग अलग देशों में फैली होती है, आपने वो समझा था, ठीक है। अब हम ये समझेंगे कि प्रोडक्शन इंटरलिंकिंग कैसे होता है। तो ये शब्द बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, इन चीज़ों पर ध्यान देना थोड़ा ज़रूरी होता है। इंटरलिंकिंग, ठीक, एक दूसरे से हम प्रोडक्शन को कैसे जोड़ के देखेंगे, ठीक है, और फिर अलग अलग कंट्रीज़ के साथ कैसे देखेंगे। हालांकि जब आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को समझते हैं तो वो बात वहीं आ जाती है समझने के लिए कि हम एक दूसरे से इसलिए लिंक हैं, जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम व्यापार कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, जिसकी हमें एक दूसरे से नीड है। इन जनरल MNCs सेट अप प्रोडक्शन वेयर इट इज़ क्लोज टू द मार्केट। अगर सबसे सरल भाषा में समझा जाए तो आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे कि MNC को हमेशा वहाँ सेटअप किया जाता है कि एक मार्केट भी पास हो। मार्केट से मतलब है कि लोग खरीदने के लिए रेडी भी हो जाएं, मार्केट मिल जाए, वो चीज़ हमारी मार्केट में पहुँच जाए तो वो बिके भी। वेयर देयर इज स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल एट लो कॉस्ट, और वहाँ पे भी ये सब पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट। MNC कहाँ होती है बेटा सेटअप? हमेशा वहाँ होगी जब मार्केट क्लोज होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, चाहे स्किल्ड लेबर हो चाहे अनस्किल्ड हो, लेबर जो होनी चाहिए वो लो कॉस्ट पे अवेलेबल होनी चाहिए। ये तो हमें मालूम है, हम कोई भी काम करवाना चाहते हैं तो हमें लगता है कि ये काम हमारा इतने सस्ते में हो जाए, इस तरह से। एंड वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज एश्योर्ड। और कहाँ पे बेटा MNC सेटअप करती है अपने आप को? जहाँ प्रोडक्शन के जो और फैक्टर्स होते हैं, जैसे बेटा अच्छी रोड्स होनी चाहिए, वहाँ कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, बिजली वगैरह अच्छी होनी चाहिए, है ना, लैंड इक्वल होनी चाहिए, ऐसा नहीं उबड़ खाबड़ ज़मीन हो। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली मिल जाए। इन एडिशन, एक एडिशन मतलब एक और बात एक्स्ट्रा क्या कहना चाह रहा है, MNCs माइट लुक फॉर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ दैट लुक आफ्टर देयर इंटरेस्ट। और MNC ये भी देखती है कि गवर्नमेंट के इंटरेस्ट क्या है, गवर्नमेंट क्या चाह रही है। ऐसा तो नहीं हम लगा रहे हैं तो हमें टैक्स ज़्यादा देना पड़े, हम पे इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लगा दी जाए, हम पे एक्सपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लगा दी जाए, हम बाहर भेज रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट है इस कंट्री में, तो क्या वो उस प्रोडक्शन को, उस इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रही है, नहीं दे रही है, ये वाली बात। यू विल रीड मोर अबाउट द पॉलिसीज़ इन द चैप्टर लेटर, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन वगैरह कई चीज़ें होती हैं, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। ओके, हैविंग एश्योर्ड देमसेल्फ ऑफ दिस कंडीशंस। अभी जो ऊपर कंडीशंस आपने पढ़ी ना ऊपर वाली, अब इनमें सब भरोसा हो जाए कंपनी को, MNC को, MNC सेट अप फैक्ट्रीज एंड ऑफिस फॉर प्रोडक्शन, तब जाके MNC स्टार्ट करती है अपना प्रोडक्शन को कहीं स्टार्ट करना और ऑफिस को सेटअप करना। जैसे टेस्ला अपने यहाँ नहीं है, टेस्ला फिर चाइना चली गई। हाँ, यहाँ तो बहुत इम्पोर्ट ड्यूटी और उस पर बवाल चल रहा था, वो चाइना चली गई। द मनी दैट इज स्पेंड टू बाय एसेट्स सच एज लैंड। अब बात ये भी है ना बेटा, ज़मीन भी खरीदनी होगी, अगर आपको फैक्ट्री लगानी है, बहुत सारा वर्किंग लेबर लगाना होगा, मशीन्स को सेटअप करना है, आपको सारी प्रॉपर चीज़ें चालू करनी है, तो आपको तो एक अच्छा खासा अमाउंट चाहिए। ओके, द मनी दैट इज स्पेंड टू बाय एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन हो गई बेटा। ये तो हम भी जानते हैं ना इन्वेस्ट करना क्या होता है। सर ज़मीन ली, सर उसमें मशीन्स लगाया, उसमें बाकी सारी इधर चीज़ों को लगाया, बिल्डिंग बनाई, तो ये सब सर इन्वेस्टमेंट तो है, पैसा ही तो लगाया उसमें। इन्वेस्टमेंट मेड बाय MNC इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और ये डेफिनेशन है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। सर अगर बाहर की कंपनी आके पैसा लगाएगी तो उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट ही तो कहेंगे, वो कंपनी अपना पैसा यहाँ लगा रही है आगे, बाहर वाली कंपनी आके। एनी इन्वेस्टमेंट इज मेड अप विद द होप दैट दीज एसेट्स विल अर्न प्रॉफिट। अच्छा बेटा, MNC को सेटअप करने का क्या मतलब रीज़न रहता है कि ये एसेट्स जो हैं, ये प्रॉपर्टी हमें क्या देगी? फ़ायदा।
इसी लिए तो सब लोग लगाते हैं, या इसलिए लगाते हैं दान करने के लिए। तो कहने का मतलब है एसेट से हमें प्रॉफिट अर्न करना है, तो हर एमएनसी इसी भरोसे यहाँ पे आती है। देखो बेटर कंडीशंस, हायर वेजेस, ऐसे एक कार्टून दिखाया जा रहा है कि बेटर कंडीशंस दो, बेटर वेजेस दो, और ये शायद मालिक है वो कुछ कह रहा है वी विल शिफ्ट दिस फैक्ट्री टू अनदर कंट्री, इट हैज़ बिकम एक्सपेंसिव हेयर। देखा, कहने का मतलब है कि जब कोई अपने अधिकारों की मांग करने लगता है ना स्टूडेंट, तो क्या करता है, मालिक कहता है अरे ये तो बहुत महंगा हो रहा है यहाँ पे वेजेस वगैरह ये सारी चीज़ें, चलो इसको कहीं दूसरे देश में लगाते हैं चल के, जहाँ सस्ती लेबर मिल जाए। पूंजीपतियों का बड़ा खेल है, ये लोग हमेशा सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं, इसीलिए कंट्री में ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। At times, MNCs set up production jointly with some of the local companies of these countries. ये तो सच बात है। कई बार आपने देखा होगा बेटा, बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियां आती हैं और इंडिया की लोकल उससे आके टाई अप कर लेती हैं। अब मारुति सुजुकी में आप मारुति कहेंगे यहाँ का है, सुजुकी जापान का है। पहले हीरो होंडा था, फिर वो अलग अलग हो गए। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, मेरी बात समझ रहे हो, ऐसे बहुत सारे हैं। टाटा वाला भी है, टाटा लैंड रोवर और ये जगुआर वगैरह, ठीक। द बेनिफिट टू द लोकल कंपनी ऑफ सच जॉइंट प्रोडक्शन इज़ टू फोल्ड। ये क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो लोकल कंपनी हैं उन्हें एमएनसीज के साथ जॉइंट करने पर किस तरह के टू फोल्ड फ़ायदे होते हैं, ठीक। यहाँ क्वेश्चन है, ठीक। तो वो क्वेश्चन का आंसर क्या है भाई, लोकल कंपनी को बाहर की कंपनी आने से क्या फ़ायदा हो सकता है, आप बताओ। वही आंसर है। पहला क्या है स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट इसका कि एमएनसीज कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट लाइक बाइंग न्यू मशीन्स फॉर फास्टर प्रोडक्शन। सबसे पहला कारण कि जब बाहर की सर बड़ी कंपनी आएगी सर, उसके पास बढ़िया मशीन्स होंगी, इक्विपमेंट्स होंगे, पैसा लाएगी अपने साथ बहुत सारा, तो लोकल कंपनी को उससे हेल्प मिलेगी, लोकल कंपनी अपने आप को बढ़ा सकती है, उठा सकती है। और दूसरा रीज़न क्या है स्टूडेंट्स, एमएनसीज माइट ब्रिंग विद देम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन। वो अपने साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को ले आते हैं। अगर हमारे पास नहीं है तो वो टेक्नोलॉजी लाएंगे अपने यहाँ से, तो क्या यहाँ की उस लोकल कंपनी को फ़ायदा नहीं होगा। आपको तो पता ही होगा कि सुजुकी का बेटा मोटर इंजन कितना अच्छा होता है। मारुति बाकी सारी चीज़ों को प्रोवाइड करवा रहा है, तो टेक्नोलॉजी तो मारुति सुजुकी अपने लिए मोटर वाली ले आया ना, इसलिए मारुति सुजुकी इंडिया में इतनी परफेक्ट दौड़ रही है आज तक, हर बजट की गाड़ियाँ बना देता है, क्योंकि इंडियन मार्केट में इंडियंस को सस्ते में अच्छी गाड़ी चाहिए, तो मारुति सुजुकी बना रहा है, इसलिए टिका हुआ है, इसलिए हर जगह अवेलेबल भी है। कई बात समझ में आती है आपको, ये चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उनके पास पैसा ज़्यादा है मारुति सुजुकी वालों के पास, जापान के पास, तो वो यहाँ आते हैं तो अपने साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ साथ अच्छी न्यू मशीन्स, फास्टर प्रोडक्शन हो सके वो भी लाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी क्रेन्स हैं अपने इंडिया में अवेलेबल, अब तो हैं। आज से 10 साल पीछे जाओ, कुछ क्रेन्स अवेलेबल नहीं थी, हम बाहर से किराए पे मंगाते थे। 20 साल पीछे जाओ तब भी, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें आज प्रोडक्शन ही नहीं करते, क्या करें। तो मेरे कहने का मतलब ये था स्टूडेंट कि जो क्वेश्चन है कि राइट द बेनिफिट्स ऑफ द लोकल कंपनी दैट इज हैज़ टू बी कम विद द एमएनसीज। जब एमएनसी यहाँ आती है तो उसके साथ साथ लोकल कंपनी को क्या फ़ायदे होते हैं, वो टू फोल्ड फ़ायदे क्या हैं प्रोडक्शन के, एक्सप्लेन कीजिए। तो बेटा ये आंसर है उसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ एग्जाम्पल दिया है बेटा, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, इतना जल्दी समझ में आ जाएगा। But the most common route for MNC investment is to buy up local companies and then to expand production. जब बेटा कोई कंपनी आती है ना बाहर से, तो उसके लिए सबसे सरल और आसान रास्ता पता है क्या होता है, वो क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करेगी लोकल कंपनीज में जाके। क्यों, सोच के देखो, तुम यहाँ के लोकल हो, भरतपुर के हो, तुम्हारे यहाँ कोई आइसक्रीम फैक्ट्री है, तुम्हारे पास तो वेंडर भी हैं जो जहाँ जहाँ लोग आइसक्रीम बेच रहे हैं, मार्केटिंग के लिए बंदे भी तुम्हारे पास हैं, मार्केट तुम्हारी है और तुम्हारे ब्रांड से भरतपुर को लोग जानते हैं, सब कुछ तुम्हारा है। बाहर की कंपनी आएगी तो ये सब मिला हुआ मिलेगा,
उसे तो ये सब पहले से ही मिलेगा, मार्केट फैला हुआ, तुम्हारी बिल्डिंग भी होगी, तुम्हारी फैक्ट्री भी होगी जो तुम आइसक्रीम बना रहे हो, तो क्या नई कंपनी हो गया, नई ज़मीन बिल्डिंग बनाना ये सब करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। उसके पास तो पैसा है ढेर सारा, तो अब इस बिजनेस को बढ़ाएगी, वो प्रोडक्शन को बढ़ाएगी। अब देखो क्या करेगी, MNCs विद ह्यूज वेल्थ कैन क्वाइट इजीली डू सो। अब वो MNC जिनके पास बहुत सारा पैसा है वो ये आसानी से कर सकती हैं। कैसे? टू टेक एन एग्जाम्पल, करगिल फूड्स ए वेरी लार्ज अमेरिकन MNC। करगिल फूड्स एक कंपनी है बेटा, फूडिंग उसमें प्रोडक्शन में वर्क करती है। हैज़ बॉट ओवर स्मॉलर इंडियन कंपनी सच एज परख फूड्स। यहाँ इंडिया में एक कंपनी होगी कोई छोटी सी, परख फूड, उसको वो टेक ओवर करती है। परख फूड हैड बिल्ड अ लार्ज मार्केटिंग नेटवर्क इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया। फ्लिपकार्ट इंडिया में हर जगह अवेलेबल था, उसको जानते हैं, उसको वॉलमार्ट ने खरीद लिया। तो वॉलमार्ट को कुछ नया तो करना ही नहीं है यहाँ आगे, बस पीछे से पैसा लगाना और पैसा बनाना। वॉलमार्ट इंडियन है नहीं? हाँ, वॉलमार्ट अमेरिकन है। अब जैसे ये DPS है, इसमें कोई बाहर से विदेशी आदमी है और कहना चाहे मैं इस स्कूल को इंटरनेशनल स्कूल बनाऊंगा, उसको तो फायदा ही फायदा है, उसको कुछ नहीं करना है, जमीन लेनी ना मिले, सब कुछ रेडी है, बस थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग करेगा, स्मार्ट क्लासेस लगा देगा, टीचर भी अच्छे हैं, कुछ और अच्छे टीचर हायर कर लेगा, मोटा मोटा पैसा बच गया। 1-2 साल तक वो अच्छा पैसा लगाएगा ताकि स्टूडेंट्स यहाँ बढ़ें और धीरे धीरे यहाँ स्टूडेंट्स बढ़ने लगेंगे। ये टेक्निक, दिमाग ये होता है। MNCs इस तरह से टेक ओवर करती हैं। तो बेटा मार्केटिंग का नेटवर्क परख फूड का बहुत बड़ा था, इस तरह समझ लो आप। वेयर इट्स ब्रांड वेल एज रेपुटेड, और परख फूड यहाँ अच्छी वेल रेपुटेड ब्रांड बन चुका था। अब करगिल फूड जब आएगी उसको तो सब करने की जरूरत ही नहीं है, ना अपना प्रचार करने की जरूरत है, वो बहुत दिनों तक परख फूड को परख फूड से ही चलने देगी और धीरे धीरे उसका नाम चेंज कर लेगी। जैसे वोडाफोन आइडिया थी, वोडाफोन आइडिया VI हो गई, पहले सिर्फ वोडाफोन थी, आइडिया अलग था, मर्ज हो गए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो परख फूड हैड 4 ऑयल रिफाइनरीज। अब परख फूड की खुद की 4 तेल मिलें और थी, तो अब जब करगिल फूड आएगी तो तेल की समस्या है ही नहीं उसके लिए, उसको सब बना बनाया मिल रहा है। हुज कंट्रोल हैज़ नाउ शिफ्टेड टू करगिल। अब भाई करगिल जब अपना इन्वेस्टमेंट लाएगी, इस कंपनी को टेक ओवर करेगी, तो करगिल फूड्स की ये चीज़ें भी उसके पास चली जाएंगी। करगिल इज़ नाउ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल इन इंडिया। एडिबल ऑयल मतलब खाने वाले जो तेल वाला चीज़ होती है, अब करगिल उसमें नंबर 1 चला गया विद अ कैपेसिटी टू मेक 5 मिलियन पाउचेस डेली। 50 लाख पाउचेस डेली बना देते हैं करगिल फूड्स। अब करगिल फूड जब इंडिया में आई तो अपने साथ पैसा लेके आई, अपने साथ टेक्नोलॉजी लेके आई, नई मशीन्स लेके आई, बाकी सब यहाँ पहले से अवेलेबल था। ये इस तरह से टेक ओवर करना देखो किस तरह से होता है, आया समझ में? ये एक एग्जाम्पल था। ये आप देखते हैं कि जीन्स प्रोड्यूस्ड हो रहा है डेवलपिंग कंट्रीज़ में और उसके बाद वो अमेरिका में खूब महंगा बिकता है जाके, ये बात सच है। ये बनते यहीं हैं, टैग वैग लगने के बाद USA में खूब महंगा बिकता है जाकर, 6,500 रुपये का, डॉलर 145। तो बात वही है, और वहाँ जो बन रहा होता है वो हमारे यहाँ भी बिकता है आके, तो वो भी महंगा है देखो। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है MNC इस तरह से अपने आप को फ़ायदे में ले जाते हैं। आगे देखते हैं। In fact, many of the top MNCs have wealth exceeding the entire budget of the developing country. कई MNCs के पास, टॉप MNCs पर इतना पैसा है स्टूडेंट्स, कि वो पूरे किसी देश के बजट से भी ज़्यादा और गवर्नमेंट से ज़्यादा पैसा है उनके पास, वो देश के देश खरीद सकते हैं। With such enormous wealth, imagine the power and influence of these MNCs. ये बहुत बड़ा पॉइंट है अगर सब लोग समझना चाहें। अब इनके पास जो इतनी इनॉर्मस वेल्थ है, बेहिसाब पैसा है, इतनी पावर है, तो आप इनका इन्फ्लुएंस समझ सकते हैं। ये इन्फ्लुएंस कितना कर सकती हैं, प्रभाव छोड़ सकती हैं चीज़ों का देश में या किसी देश में। तभी तो मैं तुम लोगों से बार बार कहता हूँ, यूट्यूब, फेसबुक और ये सब इतना प्रभाव छोड़ चुके हैं इंडिया में कि आप बता नहीं सकते। अगर कल को गवर्नमेंट कहे ना, मोदी जी कहते हैं इनको बंद कर रहा हूँ, यहाँ लोग पागल हो जाएंगे, क्योंकि बहुतों का बिजनेस पर सेटअप है। ठीक है, बहुतों का तो है, लेकिन ज़्यादातर तो लोगों को यहाँ बेवकूफ़ जहर फैलाया जा रहा है, गलत जानकारियाँ दी जा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब और उसके जरिए, गलत पेजेस के जरिए, सिर्फ और सिर्फ अंधकार में हमारे यूथ को डाला जा रहा है। इस पर रोक टोक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?
उनको तो पैसा कमाने में लगा है। ये बहुत इन्फ्लुएंशियल होती हैं बेटा, आप सोच भी नहीं सकते। ये अमेज़ॉन, ये फेसबुक, ये सब अमेरिका में हाहाकार मचवा देती हैं। इंडिया जैसे देश की तो आप सोचो ही मत। यहाँ तो 27 करोड़ लोग तो भूखे नंगे हैं, बाकी सब तो नॉर्मल है, अमीर तो कुछ ही हैं यहाँ पे। इन चीज़ों को आप समझेंगे नहीं, अभी नहीं समझेंगे, आप बहुत बाद में समझेंगे। तो हम आज के लिए अभी इतना रखेंगे, फिर एक नेक्स्ट पीरियड होगा तो हम सोचेंगे उस टाइम क्लास ले लें, नहीं तो कल से तो रेगुलर हो ही जाएंगे। कोशिश करेंगे थोड़ा सा और भी डिस्कस कर लेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।